आपका एक लैंग्वेज का भी तो आया होगा ना पलक, सिलेक्ट करने वाला। पलक, जब आप फॉर्म फिल कर रही थी तो लैंग्वेज का भी मैम आया होगा। कंपल्सरी होता तो मेरा फिल ही नहीं होना था ना फिर। नहीं 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 मैंने नहीं कोई सब्जेक्ट नहीं भरा। नहीं, लैंग्वेज वाला तो भरो आप अपना, वहां पे इंग्लिश भरो और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला भरो। जो पीसीएम का बच्चा है ना, सुनो सारे मेरी बात, जो पीसीएम का बच्चा है वो अपना 3 डोमेन सब्जेक्ट तो भरेगा ही भरेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज में जनरल एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का टेस्ट भी कंडक्ट होता है, एक यूनिवर्सिटी के भरोसे नहीं हम जा सकते, आप समझ रहे हो, राइट। तो कई कई यूनिवर्सिटीज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी कराते हैं एग्जाम कंडक्ट, लैंग्वेज का भी होता है, और उसमें स्पेशली मेंशन भी मेरे ख्याल से किया हुआ है कि आपको एक लैंग्वेज का तो करना ही है सिलेक्ट, एक लैंग्वेज करनी है आपको सिलेक्ट, ठीक है। तो एक बार ना तुम कुछ छेड़खानी मत करना, आप लोग फीस नहीं भरी है ना अभी पलक तुमने भी। नो मैम। हाँ, एक बार कुछ मत करना तुम लोग, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से सारी चीजें देख के बताऊंगी, देन उसके बाद वो करना सही, और फिर आप अपना फी पे करना, ठीक है। मैम ये किस फॉर्म की बात है? क्या कह रहे हो? ये किस फॉर्म की बात कर रहे हैं? सीयूईटी की बेटा। सीयूईटी। ओके मैम। ठीक है। थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड होता है सीयूईटी का फॉर्म फिल करना। कई कई यूनिवर्सिटी सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कराते हैं कंडक्ट, लेकिन कई कई यूनिवर्सिटीज में वो भी होता है, अपना लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का भी होता है, तो फिर उसके लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 5 कर लो अपने सब्जेक्ट चूज, राइट। खैर दिव्या, आपने 5 किए थे ना? दिव्या, यस मैम। आपके पास वो 5 सिलेक्ट करने के लिए आ रहा था या आपने खुद से सिलेक्ट किए थे? मैम वहां पे लिखा था 3 तो करने ही है, बाकी एडिशनल करने हैं तो अलग फीस लगेगी। ओ 3 ही करें। अच्छा, ठीक है, सुहानी वही हो रहा है। यस मैम। हम्म। यस मैम। हाँ, मेन डोमेन अगर अच्छा ओके गोटेड, 3 अगर जो तुम्हारे डोमेन है वो तो उतनी फीस लग रही है, और जैसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स करोगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीस लगती जाएगी, ओके ओके। कितनी लग रही है तुम्हारी 5 सब्जेक्ट की सुहानी? मैम वो 1500 थी शायद। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो इन 3 सब्जेक्ट मेरी के बेसिस 800 पे, लग रही। हाँ जी बेटा, 800 लग रही मेरी फीस। कितनी लग रही है आपकी? 800। जब तुम मैम वो तो 3 3 सब्जेक्ट अरे के लिए। एक बार अमनदीप बेटा प्लीज, जब आप 3 सब्जेक्ट कर रही हो तब लग रही है ना आपकी 800 यस पलक? मैम। हाँ ठीक है, तो मैं एक बार देख लूंगी कि जब आप ये 3 सब्जेक्ट लेते हो तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको इन बेसिस पर कोर्स ऑफर कर रही है जिसमें ये 3 ही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। अगर काफी सारी यूनिवर्सिटीज करा रही हैं और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर आप मान लो 2 सब्जेक्ट नहीं भरना चाहते तो फिर आप 3 भर के ही फीस पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो रुक जाना, आज रात को मैं आप लोगों के ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, ठीक है। चलिए, वो तो ठीक है, वो 2 मेरी सब्जेक्ट प्लानिंग कैसे किसी करेंगे? यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं लेनी है। क्या हुआ पलक? मैंने तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी ही नहीं है। नहीं, फिर भी एक एक प्लान होना चाहिए मेरा बेटा, ठीक है। हाँ सुहानी आप बोलो। मैम जैसे कि अगर हम 5 चूज करेंगे तो फिर 2 को मतलब कहाँ से पढ़ेंगे? जनरल टेस्ट को और इंग्लिश को? यस मैम। नॉर्मल इंग्लिश आती है वो, नॉर्मल इंग्लिश और नॉर्मल जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, उसकी तो बहुत सारे सैंपल पेपर होते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी टेंशन मत लो तुम लोग, ओके ठीक है। मैम। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, चलो फिर मैं, चलो पहले फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं पेपर का। सो मॉक टेस्ट 11 था, ठीक है। चलिए, तो टोटल मैंने 23 क्वेश्चंस लिए हैं, चलिए आइए।
तो सबसे पहले था ये सारा पेपर जो है 2025 और 2020 मेरे ख्याल से 4 का था, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए ना आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाई थी कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और उतना ही वो कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है? ये था हमारे पास। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? इसका, क्रोमियम वाले का। तो क्रोमियम अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, तो आंसर बी आएगा। इसमें ऑप्शन में बेटा क्रोमियम +3 भी हो सकता था, तो ध्यान रखना क्रोमियम विल बी द फाइनल आंसर। क्रोमियम खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, क्रोमियम +3 तो रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि मैम ये समझ में नहीं आया है, वहीं पे ही प्लीज हैंड रेस करके मुझे बता दीजिएगा। हैंड रेस करके, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये मेरे को अच्छी नहीं लगती आप लोगों का। डेकोरम मेंटेन करके चलो, हैंड रेस करोगे एंड देन क्वेश्चन अपना पूछोगे, बीच में नहीं बोलोगे मेरे बोल। अगर मैं बोल रही हूँ तो बीच में नहीं बोलोगे। चलिए, स्टेटमेंट फर्स्ट आपको बोली गई है कि टी हाफ वर्सेस आर नोट के बीच में ये प्लॉट आया है। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड है? कृतिका किया था ये आपने? नहीं है? हाँ मैम किया था पर गलत हो गया था। गलत क्यों हुआ? ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। मेरा भी गलत था। गलत हो गया था पलक? यस क्यों क्यों हुआ गलत? इनिशियल स्टेटमेंट टू फॉल्स दे रखी थी मैंने, ट्रू करती। ध्यान रखो, इनिशियल कंसंट्रेशन पे आपका हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर में ही होता है ये। तो कि टी हाफ क्या होता है अपने पास? ln2/k या फिर 0.693/k भी लिख सकते हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट बोला है r/r नोट का स्लोप ये होता है, विच इज रॉन्ग। क्यों? देखो, हमारे पास होता है k इज इक्वल टू 2.303/t लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन एट टाइम t, है ना। तो kt बाय 2.303 लोग। अब इन्होंने r लिया हुआ है तो हम भी r0/rt ले लेते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये y एक्सिस पे है, टाइम x एक्सिस पे है, तो स्लोप क्या होगा? k बाय होगा 2.303। बट यहाँ पे तो क्या बोला है? r/r0 वर्सेस टाइम k बाय 2.303। गलत हो गया ना? यस तो प्लस k बाय 2.303 होना चाहिए था, तो ये वाली फॉल्स हो चुकी है। तो पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो इसका ये आंसर आना था, ठीक है। हो जाएगा सबसे। हर्ष जी कितने नंबर लाए? अब्दुल्ला जी कितने नंबर आए? सुखजीत, आकाश, नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखे नहीं थे मैंने। बहुत अच्छी बात है, कितने खुशी से कह रहा है कि मैंने देखे ही नहीं थे। वाओ, क्या करूं मैं तुम लोगों का। ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर रिएक्शन ये आपको बनाना है, एनिलीन से ऑर्थोब्रोमो एनिलीन बनाना है, जो कि मेजर बोल रहा है ये। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द अबाउ कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिए
अगर तुम कोई भी ऑप्शन पकड़ लो, कोई भी, जैसे मैं अगर सी पकड़ लेती हूँ, तो एक बात बताओ, अगर तुम एनिलीन की रिएक्शन कराते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, पता नहीं क्लास में क्या करने आते हो, नंबर ही नहीं पता भाई तुम लोगों को, फिर तो क्लास में बताया करो तुम लोग। एसिटोनाइड, राइट। उसके बाद क्या है, ब्रोमिनेशन करवाई हुई है, ठीक है। तो क्या होता है, हमें ये इसकी हम पावर कम करते हैं, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, लेकिन ये कम एक्टिवेटिंग है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी जा रही है रेजोनेंस में। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली हमें पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन मिलता है। मेजर की बात करूं क्योंकि हमें बात ही मेजर की कर रहा है। उसके बाद अगर जब तुम बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो ये अमाइड है, ध्यान से देखो, दिस इज अमाइड, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे R है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, टूटता है, यहाँ H और यहाँ OH आ जाता है, तो हमें मिल जाएगा फाइनली पैरा ब्रोमो एनिलीन, हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये तो है ही नहीं, हमें तो ऑर्थो वाला मेजर चाहिए, हमें तो ऑर्थो वाला मेजर चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन सी तो नहीं है इसका, फॉर श्योर सी तो इसका नहीं है। तो हम क्या करवाएंगे अब यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन देखिए, ये आप लोगों के नोट्स में लिखी हुई है रिएक्शन। सबसे पहले हम एनिलीन की इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां से हम कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले मैं एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगी, होगा क्या, एसिड हमें H+ देगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास बन जाएगा कि नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या होता है, जब आप हीट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं। मतलब आपको एक मिलता है ऑर्थो पोजीशन पे SO3H मिलता है, एक आपको मिलता है पैरा पोजीशन पे SO3H मिलता है, राइट। अब क्या होता है, ये मेजर होता है, पैरा वाला बनेगा और ये माइनर बनेगा। बहुत अच्छा सवाल है, इजी नहीं था ये, डिफिकल्ट था, मॉडरेट डिफिकल्ट। जिसने नहीं पढ़ा वो डिफिकल्ट है, जिसने पढ़ा था उसके लिए मॉडरेट होगा। फिर आगे जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे मेरा बेटा और हीट कर रहे हो तो होगा क्या, यहाँ पे चीज होती है, ध्यान से सुनो। पैरा हमें मेजर से ही बात करनी है, मेजर का ही हमें डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब पैरा पोजीशन ऑलरेडी, हाँ एक और चीज यहाँ पे रह गई, ये एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन से आपको पता ही है क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना रही हूँ, NHCOCH3 NHCOCH3, राइट। चलिए अब जब ब्रोमीन ऐड करोगे आप तो देखो पैरा मेजर यही है ना, इसका तो भूल जाओ। पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ऑलरेडी ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पे ही लगेगा ब्रोमीन। साथ ही साथ हीटिंग की वजह से होता क्या है, यहाँ पे जो सल्फोनिक ग्रुप होता है वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है, रिमूव हो जाता है। तो जब आप हीट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सल्फोनिक ग्रुप क्या हो जाता है, उड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं डीसल्फोनेशन। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे NOH दिया हुआ है तो NOH क्या होगा, वही हाइड्रोलिसिस हो जाएगी अमाइड की, तो आपको फाइनली NH2 वापस से मिल जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन मिल जाएगा। तो ये वाला जो है, हाँ धनंजय बोलो, ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। यस बोलो। Br2H2O मैम ऑर्थो पे लगेगा तो मैम एक ही साइड लगेगा। हाँ क्यों लगेगा, क्योंकि जो आपका ये NHCOCH3 है वो अब इतना एक्टिवेटिंग नहीं है जितना NH2 है, राइट। तो वो Yes, दोनों पोजीशन पे ब्रोमीन नहीं लगाएगा, ठीक है। आफ्टर
रिएक्शन विद NaOH, तो आपको वापस से NH2 मिल जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो पहले आपने एसिड के साथ कराया, फिर एसिटाइलेशन कराया, फिर ब्रोमीन वाटर हीट किया, डीसल्फोनेशन हुई, NaOH के साथ कराया, तो आपको ऑर्थोब्रोमोनिलीन मिल गया। तो इसका ऑप्शन डी आएगा। ये भी 2025 का ही PYQ है। सारे PYQ ही थे। अब आप देखो कि आप कितने ठीक करके आए हो उसमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल विद लोवेस्ट एनर्जी, वैसे तो जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर करवाऊंगी वहां पे भी आएगा क्वेश्चन। बाकी हाइड्रोजन एटम के लिए देखो, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आपको पता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। तो जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करते हैं ना, तो जब हम एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं तो वो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है बस, n+l से नहीं निकालोगे। जो आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हो जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वहां पे आप n+l के हिसाब से एनर्जी का ऑर्डर लिखते हो। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, मतलब n बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा। जैसे 1s की एनर्जी कम है 2 वाले से, लेकिन 2s 2p की क्या है, बराबर है। ऐसी 3 वाले की ज्यादा है, लेकिन 3s 3p और 3d की बराबर है। इस तरीके से 4th वाले की ज्यादा है, बट 4s 4p 4df की बराबर है। क्यों? क्योंकि जो आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है ना, स्क्रीनिंग शील्डिंग का। जबकि हाइड्रोजन के केस में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट आएगा क्या, बताओ? तो सिर्फ n की वैल्यू पे ही वो डिपेंड कर रहा है कि n बढ़ता जाएगा तो एनर्जी बढ़ता जाएगा। जिसने मेरे से ये पढ़ा है चैप्टर उनको ये करना चाहिए था सवाल। तो यहाँ पे देखो ना, किसकी एनर्जी कम होगी, 3 वाले की, और 3 में तीनों की सेम ही होगी, है ना। तो B, C, D क्या होंगे इसके करेक्ट ऑप्शंस होंगे। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा था, इन द गिवन स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको देखना है sp वाले कौन से हैं, ये वाला sp है, ये वाला sp कार्बन है, ये वाला sp कार्बन है, तो 3 हो गए। sp2 कितने हो जाएंगे अपने, देखो ये वाला sp2, ये वाला sp2, ये sp2 और ये भी sp2, तो 5 sp2 हो जाएंगे और 3 sp हो जाएंगे। तो काफी सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है, वेरी गुड बच्चों जिन्होंने भी ये क्वेश्चन, ये आई थिंक एक पहले मॉक टेस्ट में भी आ चुका है ना ये। यस मैम, आपने तो हाँ, तो तुम दोबारा अगर ये गलत कर रहे हो तो बेटा नहीं काम चलेगा। और मैं आपको बता रही हूँ, जो जेई का पेपर तुम जाओगे देने, यही लेवल रहेगा उस पेपर का, यही लेवल रहेगा। तो अगर तुम्हारे नंबर अगर कम आ रहे हैं तो सच में मैं बोल रही हूँ रिवीजन करने की बहुत जरूरत है बच्चों। लैक ऑफ रिवीजन के कारण स्कोर कम जा रहा है। नेक्स्ट, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं कराऊंगी इसको, फटाफट ब्रीफ कर देती हूँ मैं कि जो ओजोन में, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है ना, डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, राइट। तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी किससे, प्योर डबल बॉन्ड से, लेकिन लेस देन होगी सिंगल बॉन्ड से। जबकि स्टेटमेंट 2 में उल्टा बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगी। तो पहली सही है, दूसरी गलत है। इक्विलिब्रियम किया होगा आप में से किसी ने, चलो जिसने केमिकल बता देती हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों ने पढ़ा है, आसान है ये वैसे, तभी मैंने लिया है यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखो नॉर्मल रिएक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, तुम बताओ, कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, है ना, प्रोडक्ट बनता हुआ जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जिस रेट से आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है उसी स्पीड से बैकवर्ड में भी जा रही है, मतलब जिस स्पीड से आपका
HI बन रहा है उसी सेम स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट की साइड भी जा रहा है। और हम ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है ना। याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर इन पे, वॉल्यूम इन पे नहीं डिपेंड करेगा। तो अगर तुम ध्यान से दो, जैसे जैसे टाइम देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आ रहा है कि इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, देख लो चेंज ही नहीं हो रही है ना। ध्यान से देखो, सब में देखो, सबको दिख रहा है, इतना समझ में आ रहा है मेरी बोली हुई बात? बस Yes. अब हमें क्या करना है, ग्राफ को नजर दौड़ाना है। अब देखो टाइम के साथ क्या होगा, H2 और I2 की कंसंट्रेशन तुम्हें कम दिखाई देगी स्टार्टिंग में जब रिएक्शन चालू करोगे, और HI की बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखो ना, H2 की कम हो रही है, I2 की बढ़ रही है, गलत हो गया ना ये तो। यहाँ पे देखो I2 की कम हो रही है, HI की कम हो रही है, गलत। यहाँ देखो H2 की कम, I2 की कम, और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको दिख रहा है स्टार्ट, इधर देखो, इधर आओ, स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट होगा ना, प्रोडक्ट तो होगा नहीं। तो देखो HI यहाँ दिखा रहा है, और स्टार्टिंग में H2 I2 की कॉन्सेंट्रेशन ये दिखा रहा है। टाइम के साथ घटेगी घटेगी, ये बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। यस और नो? तो ये वाला ग्राफ क्या है, बता रहा है कि इक्विलिब्रियम का ग्राफ हमें प्रेडिक्ट करके दे रहा है। ठीक है, तो ये आसान था इसलिए मैंने करवा दिया। जिसने नहीं पढ़ा हुआ है कोई बात नहीं, अब ये नहीं कि पढ़ने बैठ जाओगे इस चैप्टर को, कोई बात नहीं। ठीक है, आइए ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सिंपल सवाल था। देखो अभी तक मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको कौन से सवाल करने चाहिए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन से करने चाहिए थे आप लोगों के हिसाब से। आइए, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सबको करना चाहिए था, +4 नंबर, जिसके नहीं आए हैं दिक्कत बात है। दूसरा ये भी करना चाहिए था, नहीं हुआ है तो दिक्कत, रिवाइज करो। ये तो चलो माना कि डिफिकल्ट था, ये हो सकता है कई बच्चों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हो। ये करना चाहिए था क्योंकि ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है पहले और बहुत सिंपल था, ये मैं करवा चुकी हूँ। कितने क्वेश्चन हो गए, 2 3 4 क्वेश्चन ये हो गए हैं, है ना। चलिए पांचवा ये करना चाहिए था, 5 क्वेश्चन ऑलरेडी बता रही हूँ, पांचवा बता रही हूँ। तो टाइटेनियम +3 में क्या होता है, आप मुंह जुबानी याद होने चाहिए अब तो। D1 एक ही अनपेयर्ड होगा तो 1.8 के आसपास आएगा। वेनेडियम 2+ कितना होगा, कितने अनपेयर्ड है, स्कैंडियम टेरिविडाइल D3 3.8 के आसपास। निकल +2 D8 2 अनपेयर्ड 2.8 के आसपास। स्कैंडियम +3 डी में होते ही नहीं, 0 तो डी का सेकंड, डी का सेकंड है क्या कहीं पे, ये रहा सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड, एक ही देखते हमारा ऑप्शन क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया। आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनका 21 को पेपर है, 21 को, 21 को नहीं, हैंड रेज करना है, ये नहीं देना, हैंड रेज करो। जिनका 21 जनवरी को पेपर है, अब्दुल्ला, अंशुमन, एंजल, हरमीत, हर्ष और धनंजय, इन 6 के अलावा तो नहीं है ना 21 को किसी का। ठीक है, 6 और 3 उस बैच में थे, 9 बच्चों के। ठीक है, धनंजय तुम्हारा भी 21 को है क्या? यस मैम। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, 9 बच्चों का टोटल। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। ये भी बिल्कुल इजी वाले सवाल होते हैं, तो इसमें कुछ टफनेस जैसा नहीं है। तो यहाँ पे आइए, ऐसा पहले भी आया था ना पेपर में, एक बार आया है कि नहीं आया, याद मैम आ चुका है। आ गया है, तो +4 करो। तो एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले मैं फिर समझा रही हूँ, सबसे पहले हम परसेंटेज लिख लो कार्बन की, 54.2 है, ध्यान से सुन लो। अब हाइड्रोजन की है 9.2, ऑक्सीजन की है 36.6%। ठीक है, 100 ग्राम में हम देख रहे हैं। तो अगर मैं बताऊं कि इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का होता है।
नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम गिवन मास बाय मोलर मास करके। तो हम देखो गिवन मास अपने पास 54.2 कार्बन का और 12 इसका मोलर मास, 9.2/1 और 36.6 कितना होता है ऑक्सीजन का मोलर मास, 16 दिया भी हुआ उसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज, वैसे नहीं भी दिया होता तब भी आना। अब देखो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि पेपर में तुम्हें भाई किसी तरीके का कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें ढंग से कैलकुलेशन करनी है। अप्रोक्सीमेट ले लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब देखो 12 5 तो 60 होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग पे जाएगा। तो मैं पॉइंट के बाद क्या मैं लिख ही नहीं रही हूँ, ये 9.2 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 16 3 तो 48 हो जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग पे जाएगा। और जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको सबसे डिवाइड करते हैं हम, है ना, सिंपलेस्ट रेशियो में लाना होता है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है। तो इसको मैं सबको 2 पॉइंट जो भी हमारा आया होगा 2 पॉइंट से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। और ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा 2, बोलो यस और नो। यस मैम। तो कार्बन कितना है 2, H4 और O, ये तो हमारा आया एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इसका मास कितना हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, 24 16 और 4, सॉरी हाँ 24 16 और 4, ये कितना हो गया हमारे पास 40। एक मिनट, यही आएगा ना, C2H4, ठीक है। ठीक है C2H4O यही आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा 44 आ गया। ठीक है, अच्छा अब 44 आ गया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना। तो N कैसे निकलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बाय मोलर मास। तो ये कितना हो गया अपने पास 132, 44/130, अरे उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड, पर मोलर मास आएगा, नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आता है। ये ध्यान रखना तुम लोग, उल्टा नहीं करना है। 132 बाई, तो ये कितना आ गया तुम लोगों का 3 आ गया। यस तो 3 आ गया तो बस, मैम। तो 3 आ गया तो अपने पास हो गया ये C6H12O3, तो ऑप्शन आ जाएगा अपना। मैम डायरेक्ट मास भी कैलकुलेट करके आ गया था किसका मास बेटा, मैम, बाकी 3 ऑप्शंस का 132 ग्राम है ही नहीं। बहुत सही है, ऑप्शन एलिमिनेट करके हो जाएगा फिर तो। ठीक है, चलिए आइए, कई बार ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन सोल्व, जैसे ये मैंने ऑप्शन का मास परसेंटेज निकाल के किया था। क्या बेटा, ऑप्शन में से पहले मास परसेंट निकाले, फिर उससे जल्दी हो गया था मेरा। ठीक है, इससे भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर तुम डायरेक्ट ये भी वहां पे सोच लो कि चलो भाई इसका मोलर मास निकाल के ही देख लेते हैं, और जिसमें से 3 का आ ही नहीं रहा है, 1 का ही आ रहा है, तो फिर भाई साहब ये करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when ethane 1,2-diamine is added progressively to an aqueous solution of nickel, the sequence of color changes। देखो ये आपका एनसीईआरटी से आया होगा, डी कोऑर्डिनेशन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी, बिल्कुल चमका के दिया हुआ है। अपनी नोटबुक भी खोल के देखना, मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। ये डायरेक्ट है, जिसको कलर का पता होगा वही आंसर लगा के आएगा, वरना ये छोड़ के आना पड़ेगा तुम लोगों को। तो देखो निकल का एक्वा सॉल्यूशन, ये बात कर रहे हैं वो, ये ठीक है, क्लोराइड मतलब बाहर Cl2 था, मैंने उसको हटा के 2+ लगा दिया। तो एक बात बताओ, जब यहाँ पे आप, पूरा मैं करके दिखा रही हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, EN बाइडेंटेट लिगेंड था, तो एक EN 2 वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा। ठीक है, अब इसमें दोबारा मैं ऐसे कर देती हूँ, अब क्या करेगा, 2 और वाटर के मॉलिक्यूल रिप्लेस करेगा,
जिसको ऐसे लग रहा है कि मैम ये क्या है, तो पढ़ने की जरूरत है बच्चों, पढ़ने की जरूरत है, रिवाइज करने की बहुत जरूरत है, तो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। अब इसमें EN करवाओगे तो एक EN 2 वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कराएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कलर इसके याद ही होने चाहिए। तो इसका ग्रीन कलर होता है आपका, ठीक है, इसका आपका पेल ब्लू होता है कलर, इसका आपका ब्लू होता है, और इसका आपका वॉयलेट होता है। कि जिसको ये याद है वो सवाल कर लेगा, नहीं याद तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया था NCERT में, ये कर लेना। ये आज तक JEE में पहले कभी नहीं दिया था, 2025 में उसने दिया है। तो ये है कि वो आगे भी क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछेगा ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 38। द कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंस दैट फेवर, अमनदीप बताओ ये कैसे होगा, करके आए थे तुम। दैट फेवर द फॉर्मेशन इन अ मेटल कॉम्प्लेक्स, बताओ। अमनदीप नहीं है क्या क्लास में? नहीं है, ठीक है, ठीक है, हो गया था ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपके पास बेसिकली क्या है यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन देखो उसमें कैसे लिखी हुई है कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर T2G में 1 है, T2G में 3 और EG में 1 है, तो मतलब ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। पेयरिंग नहीं हो रखी तो मतलब ये कोई वीक फील्ड लिगेंड रहा होगा जिसने पेयरिंग नहीं करवाई, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो इस तरीके से उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती। 4 है ना टोटल, तो इस तरीके से होती, राइट। तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सवाल है, और ये 2025 का ही PYQ भी है। तो वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 39। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या होगा देखो भाई। मैम हाँ जी मैम पिछले वाले में स्पिन कैसे पता करते हैं? बेटा देखो, 2 चीजें होती हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन, ठीक है। देखो लो स्पिन का मतलब स्पिन कम हो रही है। कम कैसे, जैसे देखो यहाँ पे सारे सिंगल सिंगल है ना, तो इसकी हाफ, इसकी हाफ, इसकी हाफ, इसकी हाफ कितनी हो गई, 4 × 1/2 यानी कि 2 है ना। इसकी स्पिन 2 आ रही है, इसकी कितनी आएगी, इसकी हाफ प्लस हाफ है, इसकी माइनस हाफ हो जाएगी, इसकी हाफ, इसकी हाफ, यस और नो। तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो ये कितनी आ गई 1। तो इसकी 1 है, इसकी 2 है, ज्यादा हाई कौन सी हुई, ये वाली। तो हाई स्पिन, लो स्पिन। ठीक है हम सिमरनजीत, यस मैम। पक्का? हाँ जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे सिंपल GOC से क्वेश्चन पूछा गया है। मैम ये करना चाहिए था, अच्छा ये करना चाहिए था कि नहीं, हाँ तो यहाँ पे भी करना चाहिए था, ये क्वेश्चन भी करना चाहिए था, और ये भी आपको करना चाहिए। चलिए अब बोला है एक्टिवेटिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट आपका कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, राइट। हेलोजेंस को छोड़ दो। तो यहाँ पे देखो OCH3 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं NHCOCH3 लगा दूं तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होंगे, तो दोनों ही एक्टिवेटिंग है ना। अब यहाँ पे देखो साइनाइड है क्या कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, नहीं है मैम, तो ये तो नहीं होगा। ऑक्सीजन के पास है, हाँ मैम, ये क्या होगा, एक्टिवेटिंग। और एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, ऑर्थो, डायरेक्शन। यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो ऑर्थो या पैरा पे लगता है। ये क्या है आपका डीएक्टिवेटिंग और
मेटा डायरेक्टिंग, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पे आएगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसने दोनों को ही बोल रखा है। साइनाइड और सल्फोनिक ग्रुप दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बिल्कुल ठीक है। हेलाइड्स एक्टिवेटिंग होते हैं, नहीं। हेलोजन्स डीएक्टिवेटिंग होते हैं। लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ए ठीक है, सी ठीक है और डी ठीक है। मैम ये एलिमिनेशन से भी हो गया था। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट चलते हैं हम 40 पे। अब 40 देखा जाए तो ग्रुप 14 का है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कोई मुश्किल नहीं है ये। देखो आपसे पूछा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है यहाँ पे, ठीक है। देखो जो आपके ग्रुप 14 में होते हैं ना, ये वाले एलिमेंट होते हैं काशी गए शिव पार्वती, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। हमें पता है इन जनरल कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। क्योंकि साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होता है। साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान होता है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है ना, तो जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, तो इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कम होती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये होती है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए ना। तो देखो ये ऑर्डर होना चाहिए हमारे पास, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो लेड होता है वो आगे आ जाता है। क्यों आता है मैम? क्योंकि लेड में क्या होता है, जब तुम लेड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसमें एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, राइट। टिन में डी भरा हुआ है, लेड में एफ और डी दोनों भरे हुए हैं। और आपको पता है एफ और डी का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, एफ का तो बहुत ही गंदा होता है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को तो वो अच्छे से शील्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे, है ना। और अगर मान लो मैंने किसी बंदे को बहुत जकड़ा हुआ है, मतलब खींच के पकड़ा हुआ है, तो सामने वाले को बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको अपनी तरफ खींचने में, ये सुनो। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि वो उतने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो लेड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ये बिल्कुल ठीक है। और जर्मेनियम की ज्यादा होती है सिलिकॉन से, मैम बराबर है। आपका गलत होगा क्योंकि सिलिकॉन की ज्यादा होती है, एक्सेप्शन सिर्फ इसमें आती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही हो गई है और दूसरी क्या हो गई है, गलत हो गई है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग ग्रुप 14 पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। जितना मैंने समझाया है, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है और याद रहेगी तो ठीक है। अब तुम्हें ग्रुप 14 जाके नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना ये सब, ठीक है। चलिए आइए अब ये वाला क्वेश्चन देखो। सुखजीत क्लास में है क्या? यस मैम। अच्छा ठीक है, चलिए। टेस्ट दिया था ना आपने कल का? नो मैम। क्यों? मैम फोन नहीं अवेलेबल था इसलिए। यार यही 3-4 पेपर हैं, उसको टेस्ट स्किप मत करो प्लीज। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? आई नो है दिक्कत, बट स्टिल ये वाला ही टाइम है। आप लोगों को ये पता चल गया ना आपके 2 और मॉक टेस्ट हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 14 और 18। 14 का तो मेरे ख्याल से सब जगह ही छुट्टी है और 18 को तो संडे है। तो मेक श्योर ये लास्ट 2 टेस्ट सभी देंगे, क्योंकि जो लास्ट के 2 टेस्ट बनवा रहे हैं हम लोग वो PYQ में से ही बनवाएंगे, ठीक है। तो प्लीज 14 और 18 वाला टेस्ट कोई भी मिस ना करे, जिसका लाइक मोबाइल का इशू है ना, वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज, ठीक है जी। यस मैम। ठीक है, चलिए। रात को फोन नहीं था क्या सुखजीत? रात
वो तो होगा ना फोन अवेलेबल आपके पास? नहीं मैम, वो ना यहाँ पे फंक्शन है ना हमारे यहाँ पे, तो हाँ। पापा मम्मी वहाँ पे गए हुए थे सभी। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए घर पे फोन रख जाए, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे इससे ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है हम लोगों का टेस्ट देना। आप समझ रहे हो? 11 मॉक टेस्ट, तुम सोचो अभी 11 टेस्ट हो चुके हैं, एक पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग 250 से ऊपर क्वेश्चन हो गए ना केमिस्ट्री के। सोचो 250 में से तुम 200 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो क्या इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देखो 41 वाला, कहने को तो ये थर्मोडायनेमिक्स का है, लेकिन ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आती है तो भी कर सकते हो, और मैंने ये पहले भी डिस्कस करवाए हैं मॉक टेस्ट में, इसीलिए मैंने ये लिया है क्वेश्चन। देखो अब देखो ना, तुम्हें कुछ नहीं करना होता इसमें ना, इक्वेशंस को यूज करके इक्वेशन बनानी होती है। देखो अगर मैं सबसे पहले बात करूं सल्फर की, तो पहली इक्वेशन की देखो, सल्फर प्लस 3/2O2 गिव्स SO3, ठीक है? अब प्लस 2x का मतलब है हीट रिलीज हो रही है, मतलब डेल्टा एच का साइन क्या है? नेगेटिव है, ठीक है? नेक्स्ट में देखो SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, ये क्या दे रहा है? प्लस y, इसका मतलब क्या? हीट रिलीज हो रही है ना, माइनस y। इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, XY के टर्म्स में दिया, माइनस y। अब हमें क्या बनानी है? हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2, ध्यान रखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2 जब तुम्हें बनाना है तो ये किससे बनेगा? सल्फर और O2 से। तुम्हें ध्यान रखना ऑक्सीजन एटम नहीं लेना, जो नेचर में जैसा है ऑक्सीजन O2 वो ही लेना है। तो एक बात बताओ, क्या तुम इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ये नहीं बना सकते? मैं बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ सल्फर लेफ्ट में है, यहाँ पे भी हमें वही चाहिए, रहने दो। दूसरे में SO2 मुझे राइट में चाहिए, लेकिन ये कहाँ है? लेफ्ट में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इक्वेशन को? बताओ सारे बच्चे। रिवर्स। घुमा देना है, हाफ O2 प्लस SO2। तो अगर तुमने इसको घुमाया तो एंथैल्पी के साइन को भी घुमाना पड़ेगा। तो बस दोनों को ऐड करके आया ना, तो यानी कि y माइनस 2x क्या हो जाएगा? इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे करना था इक्वेशन, ठीक है? चलिए नेम रिएक्शन, तुम्हारा फेवरेट सवाल। सबसे पहला है साइनाइड से एल्डिहाइड, SnCl टू HCl। कौन सी रिएक्शन है ये? स्टीफन रिएक्शन, A का 4। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाल्डिहाइड, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, रोजेनमंड रिएक्शन। टोल्यूइन से बेंजाल्डिहाइड, ब्रोमाइल क्लोराइड CH2, इटार्ड रिएक्शन। COHCl एनहाइड्रस AlCl3, गेटरमैन-कोच रिएक्शन हो जाएगा। यस मैम। अच्छा मैं तो भूल गई कौन सा कर लेना चाहिए था तुम्हें, है ना? यहाँ पे पहुंच गए थे ना हम, तो ये भी करना था आपको बच्चों, ये भी करना था, ठीक है? अब AgCl है, ये तो बहुत पॉपुलर है ना? अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कार्बन तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन ही डोनर है। अब अटैक कहाँ पे करेगा? अब तुम ये मत सोचना आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, चलो भाई हम इसको हटाते हैं। ये sp2 कार्बन से अटैच है बच्चों, बेंजीन से डायरेक्ट नहीं हटाना। यहाँ पे SN2 का रेट बहुत स्लो होता है, आपको मेजर बताना है ना? तो ये Cl हट जाएगा मस्ट, और यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है, ना कि साइनाइड। साइनाइड तब बनता है जब आयनिक कंपाउंड होगा, NaCN KCN इनमें से हो, तब कार्बन जो है अटैक करता है, राइट? तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है। ये पॉपुलर है ना तुम्हारे NCERT में, तो ये KCN AgCN वाली, बस उसने अपनी तरफ से रिएक्टेंट अपनी मर्जी का दिया है, बाकी रिएक्शन NCERT की, और ये तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अब ये बायोमोलिक्यूल से आया हुआ है, हो सकता है कि नहीं बच्चों ने नहीं किया हो, कुछ बच्चों को पढ़ाया हुआ है ये, तो देख लो। देखो थायामीन में मैंने तुम्हें याद कराया था, थायामीन मिथाइल होगा, यहाँ पे मिथाइल।
अब देखो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें मीथाइल दिया हुआ है। मैम मुझे एक ही स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है जहाँ पे मीथाइल दिया हुआ है, तो बेटा सी का तो पक्का सेकंड आने वाला है, ये दोनों तो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यूरेसिल में क्या होते हैं, 2 डबल बॉन्ड ओ होते हैं, तो यानी कि डी का फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे डी का फर्स्ट है। एडेनिन और साइटोसिन, एडेनिन में क्या होता है, प्यूरिन रिंग होती है, मतलब एक 6 मेंबर होती है, एक 5 मेंबर है क्या यहाँ पे, हाँ मैम ये रही, एक का थर्ड। और साइटोसिन में एक 6 मेंबर पिरिमिडीन होता है यूनिट, तो बी का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बायोमोलिक्यूल जिन्होंने चैप्टर किया है वो ये स्ट्रक्चर एक बार देख जाएंगे। ठीक है, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, थायमिन, ये सब। ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल ही कराया था, कल परसों वाली क्लास में। सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जी दिए हैं, ये करना था तुम्हें। प्रिडिक्ट द ग्रुप जिसमें बिलोंग करता है, तो तुम्हें क्या करना है, 2 आयनाइजेशन, देखो किन 2 आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा गैप आ रहा है, 36, 58 और 25,000, इसमें बहुत, ये 3,000, ये 25,000 है ना। तो तीसरे के बाद देखो, तीसरे के बाद वाली आयनाइजेशन एनर्जी तीसरे और चौथी में आ रहा है, राइट, यानी कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें, जो इस एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं 3 है, तो 3 वैल्यूज के बाद लार्ज जंप हमें देखने को मिल रहा है, तो ग्रुप 13 का एलिमेंट होगा और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ग्रुप 13 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व एंड नॉर्मल मोलर मास ऑफ mx2, मतलब जो मोलर मास ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली दैट इज 65.5 और नॉर्मल उसका कितना था 164। ठीक है जी, अच्छा मैम, अपने को डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताना है, यानी कि अल्फा बताना है। पहले तो आई निकालना पड़ेगा, है ना, बिकॉज आई से ही क्या आएगा हमारे पास, अल्फा आएगा। क्या कहते हो? यस मैम। अब आई क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वाला ऊपर आता है मोलर मास या नॉर्मल वाला नीचे आता है, बताओ मैम भाई। नॉर्मल वाला ऊपर आएगा। नॉर्मल वाला ऊपर आएगा। ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं तो इक्वेशन में ऊपर नीचे फंस जाओगे। मैम हाँ मैम अगर हमने उसको ऊपर रख दिया ना तो आई हमारा लेस देन 0 आएगा, लेकिन वो हो ही नहीं सकता, तो सही पता चल जाएगा। वो हमें पता है ना, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज भी तो हो सकते हैं ना। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्मल मास की, तो वो कितना दिया हुआ है आपको, 164 दिया हुआ, और ऑब्जर्व कितना दिया हुआ है अपने को 65.6। और क्योंकि ये डिसोसिएशन की बात कर आयनाइजेशन, तो आई शुड बी ग्रेटर देन 1 बताया था। डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के लिए लेस देन 1, जब कुछ डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है तो 1 आता है। तो इसकी वैल्यू चेक करो, ग्रेटर देन 1 आ रही होगी, कितनी आ रही है इसकी, 2.5 आ रही है क्या, कैलकुलेट करके बताओ। मतलब ये किसी ने नहीं किया है, बहुत बढ़िया भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग। मीम करा था। जिसने किया है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया ये यस 2.5 ही आएगी। ये आ गई आपकी आई की वैल्यू, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, तो 2.5 1 प्लस एन कितना हो जाएगा, ms2 को डिसोसिएट करोगे तो टोटल 3 आयंस मिलेंगे। करना है ये वाला क्वेश्चन, पढ़ो सॉल्यूशन चैप्टर में वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जो मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिया है तुम लोगों को। तो 2 इंटू अल्फा, ठीक है, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.5, मल्टीप्लाई 100 कर देना, 75% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यस मैम। 47 बच्चों, स्टीरियो आइसोमर का सिंपल सवाल है, बस स्ट्रक्चर बनाना है। पहले तो जो वर्ड रूट है ना उसको देखो कितने हैं, पेंट मतलब 5 बनाओ, 1 2 3 4 5 बनाया। 4 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे ओल है यानी कि OH है, 5 पे फिनाइल है। नाउ चेक द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में हमें GI भी देखना होता है
और ऑप्टिकल भी देखना होता है। ठीक है, तो चेक करो है क्या दोनों। कायरल सेंटर तो है ही, इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, वैलेंसी अपने आप पूरी करना। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कार्बन से 2 अलग अलग जुड़े हुए हैं ना, एक एच एक फिनाइल, यहाँ एक एच और एक पूरा, तो एक जीआई भी, एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो जीआई एग्जिबिट कर रहा है, तो टोटल एन कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर एन कितना हो जाएगा 4। और ध्यान रखना एसिमेट्रिकल के लिए हम ये लगाते हैं, है ना फॉर्मूला। देखो बेटा बात ये है, पेपर यही ऐसा ही आएगा। अब तुम देखो तुम्हारा रियल स्कोर कितना आया इस पेपर में। अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन से कम आया है, ये मैंने जितना बोला हुआ है तुम्हारा 40 से कम जा रहा है, तो मतलब दिक्कत है, डिवीजन करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पेपर का लेवल यही आएगा, बिल्कुल इसी टाइप की पेपर का लेवल मेंटेन रहेगा, जहां पे इजी, मीडियम और डिफिकल्ट पेपर क्वेश्चंस होंगे। ये देखो क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में से है, आपको बोला हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 3 स्टेप में हो रही है, तीनों का रेट कांस्टेंट ये है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट ये एक्सप्रेशन के थ्रू बता रहा है वो। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने कैसे करना है, इसमें एक्सप्रेशन नहीं आपको डिराइव करना है, बताया था मैंने। जो भी आपका स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, कुछ भी दिया हुआ है, उसको आप क्या ले आओगे, आगे ले आओगे, है ना। करवाया था इक्वेशन, याद है किसी को, या उड़ गया दिमाग से। पावर को आगे लेके आओगे, राइट। अब ये दोनों रेट कांस्टेंट क्या मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड करना है। ये डिवाइड में है तो उस वाली एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस करना है। पेपर में डेरिवेशन करने का टाइम ही नहीं है तुम लोगों के पास। गेटिंग माय पॉइंट। तो हाफ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी 1 कितनी है 60, तीसरी 10, 70 माइनस 30, 40/2 30। ध्यान रखना यूनिट का थोड़ा, किलो जूल में ये, तो इसमें घबराने की भी बात नहीं थी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अगर मान लो क्यूब रूट होता तो 1/3 आगे ले आते, समझ रहे हो। अगर कुछ ना होता तो फिर तो कुछ था ही नहीं। K2 को नीचे क्यों रखते हैं, कंफ्यूज करने के लिए। मैम वही हो गया, मैंने K1 K2 ऊपर रख दिया और K3 नीचे। रुको जाओ, क्या बोलो धनंजय। मैम K2 को हमेशा नीचे रखते हैं ताकि बच्चे वैल्यू देखें 1 2 3 और मैम उल्टा मार्क करके आ जाए। हाँ, ये क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे, लेकिन पिछले 2 साल से ट्रेंड में होने लगे। ये पहले ये क्वेश्चन आते हैं गेट में, जब आप बीटेक करते हो तो गेट का पेपर होता है, लाइक अच्छी जगह ओएनजीसी वगैरह जाने के लिए। इवन आप मास्टर्स करते हो तो पहले वहां पे, मतलब वहां पे भी आते थे क्वेश्चन, बट अब गेट में बहुत पुराने हो गए, तो गेट के कुछ क्वेश्चन जेई में डाल देते हैं। पहले एडवांस में भी आया करते थे, बट अब मेंस में आने लगे पिछले 2 साल से। होते बहुत आसान है, तुम देखो ना कितना टाइम लगेगा करने में। जिसको आता है वो कर देगा, बट जिसको नहीं आता उसको छोड़ के आना पड़ेगा क्वेश्चन। मैम जहाँ पे EA1 लिखा था वहां से थोड़ा दोबारा बताना। बेटा आपको देखो ये देखना है, जो रेट कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड करना है। देखो EA1 और EA3 है ना, जो डिवाइड में है वो आपको माइनस में ले करनी है एक्टिवेशन एनर्जी। ये बताया मैंने आपको, सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, चलिए। हाँ जी। हाइड्रोकार्बन क्या हुआ सिमरनजीत। नो मैम। अच्छा, हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है 90% कार्बन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो ये भी करके आना चाहिए था क्योंकि मैंने करवाया हुआ है आपको। हाइड्रोकार्बन विद मोलर मास, देखो भाई हाइड्रोकार्बन है मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे बस। हमें नहीं पता एक्स क्या है वाई क्या। अगर हमें ये पता चल जाए एक्स वाई क्या है तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। बोलो, है ना, यही होगा ना, डीबी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। चलो अब हमें ये पहचाना। अब कार्बन कैसे पहचाने मैम, ये तो परसेंटेज कंपोजिशन से सवाल है। तो एक बात बताओ, कार्बन की परसेंटेज हमें दे रखी है, निकालते कैसे। मोलर मास कितना है कंपाउंड का, है ना, उसमें से कितना कार्बन है ना, मास ऑफ कार्बन इनटू एक्स, मतलब एक्स मतलब कितने कार्बन, हमें नहीं पता है ना कितने हैं, राइट और नो। तो 90 इंटू 100, तो 90, 80। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स। कार्बन का मास होता है 12। बोलो क्या कहते हो।
तो इसको जब आप सोल्व करते हो तो ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, करके देखो। कर लिया? यस मैम 6 आ रहा है। 2 पे ये मैंने उस पे कर लिया, 4 पे, ठीक है, और बस आगे कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा 6। तो एक बात बताओ, हमें पता चल गया कि कार्बन तो 6 है, लेकिन हमें हाइड्रोजन अभी भी नहीं पता। तो अगर इसका पूरा मोलर मास मुझे मालूम है ना 80, तो हाइड्रोजन पता चल जाएगा कितना है। तो 6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू वाई, कितना है मोलर मास, 80, तो वाई कितना आ गया, 8। देखो 80 में से 72 गए 1, ठीक है, डन है। तो मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन आया वो आया इतना। अब निकाल लो, 6 + 1 7 माइनस H/2, यानी कि 8/2 4। कितना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 3। कितना आ जाएगा आंसर, हाय राम, कितने सन्नाटे में बैठे हो, जैसे तो पता नहीं मैम क्या पेपर आ गया। तुम्हें बस जितना मैंने बोला है ना रिवाइज करने के लिए केमिस्ट्री में, उतना ही करके जाओ। जैसे तुम नहीं बैठते कि अपने स्कूल वाले पेपर में तो तुम एक दिन पहले बैठते हो रात को, लेकिन इसमें तो ऐसा होगा नहीं, है ना, कि अगर एक दिन पहले केमिस्ट्री उठाई है तो पता नहीं मैम हम टॉप ही मार जाएंगे, वो तो कभी भी नहीं होगा ऐसे। नीचे से जरूर मार सकते हो टॉप, लेकिन अगर तुमने पूरे साल कुछ पढ़ा है केमिस्ट्री में और ये टॉपिक्स तुम्हें जो मैंने दिए हैं रिवाइज करने के लिए तुम्हारे ग्रुप्स में, तुम्हें लगता है कि मैम ये तो हमने पढ़े हुए हैं, तो प्लीज उसको पढ़ना चालू करो, पेपर वहीं से ही आएगा, उन्हीं टॉपिक से। आराम से तुम उन टॉपिक से 11 सवाल बना लोगे, 11-12 सवाल बन जाएंगे। मैम जो 45 क्वेश्चन था वो दोबारा बता दोगे? कौन सा बेटा? अच्छा देखो इसमें क्या, ये देखो इसमें ये पूछा था बेटा कि मैम हमारे, हाँ इससे पीछे वाला जो रिंग्स वाला था। ये वाला, हाँ जी। तुमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है? यस मैम पढ़ा था, बट इनके ना स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहे तो फिर स्किप कर दिए थे। स्ट्रक्चर फिर आपको पढ़ने पड़ेंगे ना मेरा बेटा, इसमें तो कुछ समझाने वाला ही नहीं है, स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे। आप उस तरीके से याद करो स्ट्रक्चर जैसे मैंने समझाया था ना आप लोगों को क्लास में, उस तरीके से याद करो। जैसे मैंने थायामिन में आपको बताया था, थाई से याद रखो, मीथाइल ग्रुप होता है, तो देखो एक ही ऑप्शन में जहाँ पे मीथाइल है, दिख रहा है? हाँ जी। है ना? यूरेसिल में 2 डबल बॉन्ड ओ होते हैं, वो देखो इस ऑप्शन में है। एडेनिन और साइटोसिन में कैसे ध्यान रखोगे, एडेनिन में 2 रिंग होती है, एक 6 मेंबर एक 5 मेंबर, देखो ये रिंग, ठीक है। ग्वानिन में भी यही होती है, साइटोसिन में एक ही होती है, देखो 6 मेंबर ये रही पिरामिडिन वाली, है ना। तो आपका साइटोसिन का ये आ गया, एडेनिन का ये आ गया, ऑप्शन एलिमिनेट करके करो। तो थोड़ा वो स्ट्रक्चर को आपको बना के देखना पड़ेगा, जैसे एनसीईआरटी ने लिख रखा है बड़ा ही अजीब है वो, जैसे मैंने सिखाया हुआ है ऐसे याद करिएगा उस स्ट्रक्चर को, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी परसेंटेज से ही है। देखो बेसिकली कैरियस मेथड क्या होता है, इसके तुम्हें डेप्थ में तो नहीं जाना है कि कैरियस मेथड में हम मैम डेप्थ में जाएंगे, बस ये है कैरियस मेथड जो है इसमें हम हेलोजन की एस्टिमेशन करते हैं, राइट। जैसे इसमें तुम्हें दे रखा है 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इतने ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड तुम्हें दे रहा है। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। परसेंटेज निकालना, देखो परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं, जैसे अभी कार्बन की निकाली थी, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसमें से ब्रोमीन कितना है, ऐसे ही तो निकालते हैं ना, इनटू 100। बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है, 0.25 दिया हुआ ना आप लोगों को, लेकिन ब्रोमीन का मास तो नहीं पता तुम लोगों को, कैसे निकालोगे। तो मैम AgBr का मोलर मास होता है 188 ग्राम, तो 188 ग्राम AgBr में तुम मुझे बता सकते हो कितने ग्राम ब्रोमीन है मैम। 80 ग्राम, 1 मोल ब्रोमीन है 80 ग्राम के बराबर। तो 0.15 ग्राम AgBr में कितना ब्रोमीन होगा, 80/188 इंटू 0.15, बस इसको यही पुट करना है तुम्हें।
समझे? आ गया आंसर। बस इसको तुम्हें सॉल्व करना है, 10 की पावर -1 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, 255 इंटू 10 टू पावर -1। ठीक है, एग्जैक्ट मैं बता देती हूँ कितना आएगा। $25.5 आएगा इसमें। ठीक है, 10 टू पावर -1 ऑलरेडी दिया हुआ मेरा बेटा, देखो इधर। तो तुम क्या करो, 10 टू पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 255.3 आ जाएगा, बोलो। यस बस Yes. तो यहाँ पे आप 255 पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे तुम्हारे, जो और तो नहीं है ना, नहीं बस यही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो मुझे डिस्कस करने थे। कल क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट और